Hello friends, welcome back to my channel again. Today I will discuss about income tax basic concept. फर्स्टली हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन ए ईयरली टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट प्रिस्क्राइब्ड रेट है। ठीक है, तो इनकम टैक्स आपको पता है हर साल है, जो बजट है वो पास होता है फेब के अंदर है। तो उनके अंदर क्या होता है, जो भी रेट है कि किस रेट के ऊपर कितनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स होगा, तो वो रेट है वो डिस्क्राइब होती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन ईयरली टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेविड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। प्रिस्क्राइब्ड रेट है, जो रेट डिफाइन होती है। और टैक्स पेयर कौन हो सकते हैं? टैक्स पेयर में इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है और ट्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है इनकम टैक्स है वो पे करने के लिए लाइबल होता है। ठीक है, और इनकम टैक्स आपको जैसा कि पता है डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि इसके जो बर्डन है उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि जो बर्डन है, जैसे जो टैक्स पेयर है वो अपना जो बर्डन है वो ट्रांसफर कर सकता है दूसरे के ऊपर। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है, जिसके ऊपर जो टैक्स के लिए लाइबल है, जो असेसी, उसी को ही वो टैक्स है वो पे करना पड़ता है। ओके, Entry 82 of the Union List give power to the Parliament to make law on income other than agriculture। जो एंट्री 82 है यूनियन लिस्ट की, वो पार्लियामेंट को पावर करती है किसके लिए? लॉ वगैरह बनाने के लिए इनकम टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को छोड़कर लॉ वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, एम्पावर करती है। इनकम टैक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था जेम्स विल्सन ने। कब किया था? 1860 में। ठीक है, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था जेम्स विल्सन ने। कब? 1860 में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनकम डेफिनेशन। इनकम की डेफिनेशन है, तो ये जैसे किस में दे रखी है इनकम की डेफिनेशन? तो ये दे रखी है सेक्शन 224 में। काफी बार ये सेक्शन है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनकम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द इनकम टैक्स एक्ट बट नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वर्ड है। इनकम की जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट है, वो 1961 में दी गई है। ठीक है, अब इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा वो हम पढ़ेंगे। तो इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉफिट एंड गेन, यानी जो आपको प्रॉफिट्स हुआ है, गेन्स हुआ है, उसको आप इसमें इंक्लूड करोगे। डिविडेंड हो गया, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट, या ट्रस्ट के द्वारा आपको कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो रिसीव हुआ है, उसको भी आप इनकम के अंदर है इंक्लूड करोगे। वैल्यू ऑफ परक्विजिस्ट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब आपको सैलरी के अलावा जो ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी वगैरह मिलती है, इसको भी आप इनकम के अंदर इंक्लूड करोगे। एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट अदर देन परक्विजिस्ट, ठीक है, परक्विजिस्ट के मतलब जो आपको और अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो सुविधा है उनके साथ जो आपको अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं, उसको भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द असेसी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस है, मतलब जो उसको अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं, चाहे उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस है उसको बियर करने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रिक्विजिस्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए कंपनी, ठीक है, इसको भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। एनी कंपनसेशन है, कंपनसेशन भी इनकम की उसमें इंक्लूड होगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस है, ये भी इंक्लूड करेंगे। कैश असिस्टेंट रिसीव्ड है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, यानी जो आपको इनकम बोनस से, कमीशन से, इनसे मिल रही है, उसको भी आप इनकम में इंक्लूड करोगे। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी, यानी जो आपको जो प्रॉफिट्स हुआ है, किससे हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से हुआ है, उसको भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है, यानी आपने कोई एसेट्स वगैरह ट्रांसफर की है, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल एसेट्स है वो ट्रांसफर की है, तो उससे आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसको भी आप इनकम में इंक्लूड करोगे। एनी सम रिसीव्ड अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो बेनिफिट्स वगैरह मिला है, जो सम रिसीव हुआ है, जो अमाउंट रिसीव हुई है, उसको भी आप इनकम के अंदर इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैजुअल इनकम के बारे में। तो शायद कैजुअल इनकम है, नॉर्मल सा टॉपिक है, हम काफी बार पढ़ते हैं। कैजुअल इनकम वो होती है जो आपको एक्सीडेंटली रिसीव हो जाती है, यानी जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, ठीक है, एकदम से आपको मिल जाए कैजुअली, ठीक है, यानी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आप लॉटरी में जीत गए, ठीक है, तो ये क्या होती है? कैजुअल इनकम है। तो इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 30% से लगती है।
तो कैजुअल इनकम मीन्स सच इनकम विच इज एक्सीडेंटल एंड विदाउट एनी स्टिपुलेशन, इट इज द नेचर ऑफ अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल, लाइक अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल हो गया, कैजुअल इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस हो गया, तो इनके ऊपर जो टैक्स है वो 30% लगता है। और एक बात याद रखना, जो इसको सेट ऑफ है ना, कैजुअल इनकम को सेट ऑफ हम कैजुअल इनकम से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कैजुअल इनकम। नेक्स्ट पढ़ते हैं असेसमेंट ईयर क्या होता है। अगर मैं कहूँ अब जो हमारा असेसमेंट ईयर वो कौन सा चल रहा है, अब चल रहा है हमारा 2020 से 21 है। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर के अंदर हम जो प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर हमारा है 2019 से 20 है। तो असेसमेंट ईयर इट मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इन अदर वर्ड द पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। इसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर, यानी जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हम प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये रहा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, जैसे कि हमें पता है अब हमारा कौन सा चल रहा है असेसमेंट ईयर, और हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा था 2019 से 20, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी जो असेसमेंट ईयर से पहले आता है तुरंत, उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है, पर्सन की जो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 231 में दी हुई है। तो पर्सन में क्या इंक्लूड होता है, कोई इंडिविजुअल हो गया उसको भी हम पर्सन में इंक्लूड करेंगे, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गई, फर्म हो गई, ठीक है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, ट्रस्ट वगैरह, इसको भी आप पर्सन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हो। एवरी आर्टिफिशियल या जुडिशियल पर्सन लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इनको आप पर्सन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हो, और पर्सन की डेफिनेशन आपको किसमें दे रखी है, सेक्शन 231 के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट आता है असेसी। असेसी कौन होता है, असेसी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होता है, यानी ठीक है, उसको हम बोलते हैं असेसी। असेसी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 27 के अंदर दे रखी है। An assessee is a person who is liable to pay any sum under Income Tax Act respect of whom the proceeding have been initiated under the act, यानी जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है उसको हम बोलेंगे असेसी। उसके बाद आता है इनकम टैक्स एक्ट है 1961 है। इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, द एक्ट कंटेन द मेजर प्रोविजन रिलेटेड टू द इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो प्रोविजन होते हैं ना वो आते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम उनको इंक्लूड करते हैं, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो प्रोविजन होते हैं उसको हम इनकम टैक्स में एक्ट में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स रूल्स है, इनकम टैक्स रूल 1962। तो इनकम टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज द बॉडी विच लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। द सीबीडीटी इज एम्पावर टू मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ एक्ट है, यानी जो एक्ट को चलाने के लिए जो रूल्स वगैरह जो बनाते हैं ना वो कौन बनाती है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो बनाती है, ठीक है। यानी इनकम टैक्स जिसमें रूल्स में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो एक्ट है उसको ईजिली चला सके, तो वो किस में आता है, वो कौन बनाती है, वो सीबीडीटी बनाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। इज द बॉडी विच लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। द सीबीडीटी इज एम्पावर टू मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट है। नेक्स्ट आता है फाइनेंस एक्ट है। तो फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, देखो हर साल क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे इस साल भी जो बजट पास हुआ था किसने किया था, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है, उन्होंने किया था। तो एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट द बजट टू द पार्लियामेंट। हर साल है जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के अंदर बजट पास करती है। वंस द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, और एक बार जो पार्लियामेंट के अंदर जब वो अप्रूव हो जाता है, एंड गेट द क्लियरेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जब प्रेसिडेंट की उनकी क्लियरेंस मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट है। यानी पार्लियामेंट में पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट की क्लियरेंस मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो आपका फाइनेंस एक्ट है वो बन जाता है।
नेक्स्ट आता है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन क्या होता है? समटाइम द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट में नीडेड क्लैरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। कई बार क्या होता है, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो प्रोविजन बनते हैं या रूल्स वगैरह बनते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है, और जो क्लैरिफिकेशन किस फॉर्म में हो सकती है वो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन की फॉर्म में हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड क्लैरिफाइंग द डाउट। तो इसमें आता है उनसे रिलेटेड जो डाउट वगैरह को क्लैरिफाई करना है ना, वो किस में आता है? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में। तो इट इंक्लूड क्लैरिफाइंग द डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ प्रोविजन। यानी जब आपको जैसे मान लो इनकम टैक्स के अंदर जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन चाहिए या उससे रिलेटेड जो आपको डाउट है तो उसको क्लैरिफाइंग करना, ठीक है, वो किस में आता है? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में। कई बार जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि मान लो जो अमेरिका है, ठीक है, यूएस से है, वहां पर हम कैसा जो टैक्स सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। तो देखो द प्रोग्रेसिव अप्रोच, अब जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था एडवांस टैक्स से रिलेटेड कि भाई यूएसए में कौन सा है फॉलो करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं। तो यूएसए के अंदर द प्रोग्रेसिव अप्रोच ऑफ द टैक्स सिस्टम इज बिगिन फॉलोड बाय द यूएसए। यूएसए के अंदर हम प्रोग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी जिसकी इनकम ज्यादा है उसके उसके ऊपर हम हाई रेट से टैक्स लेते हैं, और जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर हम कम रेट से टैक्स लेते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। यानी जिसकी इनकम ज्यादा है उसके ऊपर हम ज्यादा रेट से टैक्स ले रहे हैं, और जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर हम कम रेट से टैक्स ले रहे हैं। तो विच मीन्स डेट मोर यू अर्न देन मोर यू पे। अगर आप जितना ज्यादा अर्न कर रहे हो उतना ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। द इंटरनल रिवेन्यू सर्विस इन द यूएसए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है। यूएसए के अंदर जो इंटरनल रिवेन्यू सर्विस है वो टैक्स का कलेक्शन करता है। द यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स सिस्टम इज सेटअप बोथ ए फेडरल एंड स्टेट लेवल। यहाँ पर जो दोनों लेवल पर होता है, फेडरल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, और जो स्टेट लेवल है उनको फुली छूट दे रखी है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग है वो टैक्स है वो कलेक्ट कर सकते हो। देखो, बोथ आर ऑल टूगेदर सेपरेट एंड ईच हैज इज ओन अथॉरिटी टू चार्ज टैक्स। दोनों हैं अलग है, ठीक है, फेडरल और जो स्टेट है, ठीक है, दोनों को अथॉरिटी है कि वो अपने अकॉर्डिंग है टैक्स से वो चार्ज कर सकती है। द फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट पोजेसेस एनी राइट टू इंटरफेयर विद द स्टेट टैक्सेशन। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी प्रकार का स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद लाइबल है कि अपने अकॉर्डिंग है टैक्स से उसको लाइबल कर सकती है, ठीक है, टैक्स से इम्पोज कर सकती है। ईच स्टेट हैज इट्स ओन टैक्स सिस्टम। हर जो वहां पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स नेचर का टैक्स सिस्टम हम फॉलो करते हैं। हर स्टेट का अपना टैक्स सिस्टम है, ठीक है। ईच स्टेट हैज इट्स ओन टैक्स सिस्टम एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट है। हर स्टेट्स का अपना टैक्स सिस्टम है। द यूएस टैक्स सिस्टम इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो यूएस का जो टैक्स सिस्टम है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नेचर का है, ठीक है, मतलब उसको इजिली समझ पाना, क्योंकि वहां पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग तरह से जो है टैक्स को मतलब टैक्स रेट वगैरह लगा रखी उन्होंने, और जो फेडरल गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह हो गई उन्होंने अलग रेट से लगा रखी है। तो वहां पर क्या है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नेचर का है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स इन चाइना। तो ऑल इंडिविजुअल वर्किंग इन चाइना आइदर चाइनीज और फॉरनर आर रिक्वायर्ड टू पे इंडिविजुअल इनकम टैक्स। यानी इन जो चाइना के अंदर जो चाइना के लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं जो फॉरनर हैं, दोनों ही टैक्स पे करने के लिए लाइबल होते हैं ऑन देयर अर्निंग, अपनी अर्निंग पर। आईआईटी इज कॉम्प्लिकेटेड टैक्स फ्रेमवर्क है। इट इज रेजिडेंस बेस्ड टैक्स है। यहाँ पर क्या है, जो टैक्स है वो रेजिडेंस बेस्ड टैक्स है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दैट ए पर्सन इज लाइबल टू इंडिविजुअल इनकम टैक्स एंड एक्सटेंड टू विच आर शेयर लाइबल आर। यहाँ पर ये देखने के लिए कि जो ये पर्सन है वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है या नहीं है, हम कुछ कंडीशन को देखेंगे। कौन सी कंडीशन? देखो कि वेदर द पर्सन लिविंग इन चाइना, क्या वो पर्सन चाइना में ही रह रहा है, ठीक है। या सेकंड केस आता है इन केस ए पर्सन इज एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या है कि कोई बाहर से आया हुआ है, कि अगर कोई पर्सन है बाहर से आया हुआ है तो इन दैट केस हाउ लॉन्ग दैट पर्सन इज लिविंग इन चाइना। अगर कोई पर्सन बाहर से आया हुआ है तो फिर वो कितने दिन से चाइना के अंदर रह रहा है, इसके ऊपर, इस बेस के ऊपर हम टैक्स है वो उसके ऊपर इम्पोज करेंगे, ठीक है। द सोर्स ऑफ इनकम, वो इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ से आपको मतलब जो है वो है, जैसे मान लो बिजनेस से है या कोई अदर सोर्सेज से, इनकम का सोर्स क्या है ये भी देखा जाएगा। हु बियर द सैलरी कॉस्ट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। तो इनके बेस के ऊपर क्या है, चाइना के अंदर जो टैक्स वगैरह है उसको लगाया जाता है, ये देखा जाता है। फिर आता है इनकम टैक्स इन ऑस्ट्रेलिया।
इनकम टैक्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्राइम सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद इन ऑस्ट्रेलियन टैक्स सिस्टम है। वैसे तो हमें पता है जो गवर्नमेंट का मेजर जो सोर्स है रिवेन्यू का वो टैक्स ही होते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही है कि इनकम टैक्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्राइम सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के लिए जो इनकम टैक्स एक मेजर सोर्स है किसका, इनकम का, रिवेन्यू का। विद इन द ऑस्ट्रेलियन टैक्स सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पिलर। यहाँ पर हम 3 पिलर को देखते हैं, कौन सा, पर्सनल अर्निंग, बिजनेस अर्निंग एंड कैपिटल गेन। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे कि अमेरिका की तरह यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी जिसकी ज्यादा इनकम होगी उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और जिसकी कम इनकम होगी उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। द प्रोग्रेसिव अप्रोच ऑफ द टैक्स सिस्टम इज बिगिन फॉलोड बाय द ऑस्ट्रेलिया, which means that more you earn and more tax you need to pay। जितना ज्यादा आप अर्न करोगे उतना ही ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। The tax is imposed by the federal government on the taxable income on individual and corporation। तो किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है, ये फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो टैक्स है वो इम्पोज है। तो ये हमारे इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो जरूर करना, ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू।